शून्यपति शौका का जो काल था, जो हरी शौका हिस्ट्री में, उसका बारे में बताया। शून्यपति शौका के बारे में हम लोग केवल इतना जानते हैं कि उसकी पुत्री राजुला शौक्याणी थी, जिसका कत्यूरी राजवंश के राजकुमार से उसका विवाह हुआ था। लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको नोटिस किया है कि शून्यपति शौका की जो धर्मपत्नी थी वो भी कत्यूरी राजाओं की ही पुत्री थी। एक कुमाऊनी एक परंपरा है जिसको हरुहीत परंपरा कहा जाता है, ये लोकगीत के रूप में गाया जाता है। इसमें सारा वर्णन दिया गया है। इसके अनुसार ये कहानी प्रयाग जोशी ने सबसे पहले लिखा था, तो मैंने उनकी किताब से लिया है। ये कहा गया है कि जब कत्यूरी राजाओं का विघटन हुआ, उनके राज्य का विभाजन हुआ, उसके अलग अलग जो उसके उत्तराधिकारी थे, किसी ने चंपावत में अपने स्थापित किया, किसी ने द्वाराहाट में स्थापित किया, कहीं कहीं जो उस समय के जो खस राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने अपना स्वतंत्र रूप स्थापित किया। उस जमाने का ये है, उससे ऐतिहासिक काल का कैलकुलेशन आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें ये लिखा गया है जो शून्यपति शौका था वो बहुत बड़ा व्यापारी था। वो इतना बड़ा व्यापारी था कि पूरे गढ़वाल कुमाऊं के लोग उनका जिक्र करते हैं, और वो एक ऐतिहासिक पुरुष था। तो एक समय में जब शून्यपति व्यापार के सिलसिले में चंपावत पहुंचा था, चंपावत में वो कुछ समय वहाँ पर उसने कैंप किया, जो व्यापारी होने के नाते कैंप करो, वहाँ के लोगों से व्यापार को ये करता था। करने के बाद उसको वहाँ के राजा ने कहा कि तुम मेरी पुत्री से शादी कर लो। उनका संबंध स्थापित करने का इरादा रहा होगा। उस जमाने में व्यापार संबंध स्थापित करने के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाते थे, मित्रता हो जाती थी। वहाँ के लोग आज भी कत्यूर के लोग हमको, जोहार वालों को समधी रूप से संबोधित करते हैं। समधी का मतलब हमारा व्यापारिक संबंध था उनके साथ, इसलिए। तो उसने वहाँ के जो कत्यूरी राजा था चंपावत का, जो चंपावत को जिस कत्यूरी राजा के एक बंजन ने कत्यूरी चंपावत अपने को स्थापित किया था, उसका नाम भी आता है, मुझे याद नहीं आता है। उसने अपने पुत्री को शून्यपति शौका को कहा कि तुम मेरी पुत्री से शादी कर लो। तो शून्यपति शौका सहमत हो गया। सहमत होने के बाद ये लिखा है, ये जो हरुहीत जो परंपरा है, लोक परंपरा है, लोक संगीत की परंपरा है, इसमें कहा गया है शून्यपति शौका ने कहा कि इस साल मैं आपकी पुत्री से मंगनी करता हूँ, टीका करता हूँ, अगले साल मैं बारात लेके आऊँगा, तब मैं शादी करूँगा। तो बर धागुला कहते हैं। उस समय एक परंपरा थी, जब विवाह तय हो जाता था, मंगनी हो जाती थी, तो दूल्हा पक्ष से दुल्हन को सोने के कड़े पहना जाते थे, उसको कहा जाता था बर धागुला। ये कुमाऊनी संस्कृति में भी ये कहा जाता है। तो उसने बर धागुला उसको पहनाया, और वो बाद में तिब्बत व्यापार के लिए चला गया। वहाँ जाके अपना व्यापार करने के बाद अगले वर्ष जब तैयारी करके विवाह करने के लिए वो चंपावत पहुँचा, तो उसको लगा कि उसको पता चला कि यहाँ तो वो गांगुली, उसका नाम गांगुली था, गंगा उसका नाम था, शरु गंगा नाम से उस चंपावत के राजा की लड़की का नाम शरु गंगा कहते थे। असली नाम उसका गंगा था। शरु प्यार से हर एक अव्यवहार लड़कियों को शरु गंगा कहा जाता था। शरु कुमेर, शरु गंगा, इस तरह से जिक्र आता है। तो वो गंगा थी, तो वो उसका एक समाहीत नाम का एक वो उस इलाके का कोई एक नौजवान था, उससे उसको विवाह करके उसने तराई क्षेत्र में चला गया था। वो उसके साथ विवाह करने का एक कारण दिया गया है, उसने क्यों किया, जबकि उसने शून्यपति शौका से उसको कह दिया था विवाह करने के लिए, तो इसको क्यों उसके साथ विवाह दिया। उसका कारण ये बताया है, उस साल वहाँ सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण जो चंपावत के जो था गढ़ था, जो सुई पर्वत में जो उसका गढ़ था, उसके पीछे जो नौला था जिसमें पानी, जिसका पानी वो पीते थे, वो पानी सूख गया सूखा पड़ने के कारण। तब ये हुआ कि जो उसने कहा कि अब कैसे गुजारा होगा, एक मैं तो राजा हूँ, मैं तो ज़मीन नहीं खोद सकता, पानी लेने के लिए इतने दूर नहीं जा सकता, कैसे मेरा गुजारा होगा। तो उसने एक शर्त रखा कि जो वीर, जो बहादुर व्यक्ति इस क्षेत्र का
इस नौले को पानी से भर देगा, मैं अपनी लड़की उसको ब्याह दूंगा। क्योंकि राजा की हालत ठीक नहीं थी, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, लड़ते फिरते भी वो कमज़ोर पड़ गया था, इस स्थिति में नहीं था। तो ये जो समावहित नाम का एक व्यक्ति था, वहाँ का प्रसिद्ध वो था, बहादुर था, लड़ने वाला व्यक्ति था, उसने कहीं से खोद के, नहर खोद के या जो भी कि उसने किया हुआ, उस नौले को पानी से भर दिया। भरने के बाद शर्त के अनुसार वहाँ के राजा ने अपनी लड़की स्वरूपगंगा को, जिसको कुमाऊँ साहित्य में गांगुली भी कहते हैं, उससे विवाह के उसको भेज दिया। वो चली गई भैंस और गाय के साथ, अपने जानवरों के साथ तराई भावर चली गई। उस समय जब शृंगपति शौका वहाँ पहुँचा तो उसको गांगुली वहाँ नहीं मिली, गंगा वहाँ नहीं मिली। तो उसने वहाँ के राजा को कहा कि मैंने बर्द का दागला पहना है आपकी लड़की को, और वो यहाँ नहीं मिल रही मुझे, मैं शादी करने के लिए आगे बारात के साथ आ गया हूँ, अब तुम उसको लाओ मेरे जो शर्त के अनुसार। तो राजा मजबूर होके वो क्या करता, उसने वहाँ से किसी तरह से चिट्ठी लिख के, पत्र लिख के, किसी संदेश वाहक के द्वारा उसको लिखा और कहा कि तुम आ जाओ। किसी कारण से उसको बहाना लगा के कि तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, तेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं इत्यादि कह के उसको यहाँ बुलाया। बुलाने के बाद उसको डोली में रख दिया और शृंगपति शौका को कहा कि शादी में तो इसको ले जाओ। जब वो ले गया, शृंगपति शौका उसको दुल्हन बना के जब लाया, तो उस समय कहते हैं कि वो समावहित जिससे उसे ब्याह कर दिया गया था, उसको खबर हो गई। तो वहाँ से वो भाग के इनका पीछा किया शृंगपति शौका का। तो इसमें गीत में तो ये लिखा है कि एक अजीब सी बात लिखी है उन्होंने कि वो जो रास्ते में एक कोई जंगल में कोई वो मिला, उसको जगह मिला जहाँ इसने कैंप कर रखा था, वहाँ उसने शृंगपति शौका से युद्ध किया और उसको, शृंगपति शौका तो नहीं था उसने वहाँ, उसके लोगों से युद्ध किया और स्वरूपगंगा को वापस ले गया। ये कहानी बाद में जोड़ी गई है कि जो बला जो होते थे गाने वाले जो थे अपने मालिक की तारीफ में लिखते थे। अगर ऐसा हुआ होता तो गांगुली का की लड़की थी राजराज शौका ने, गांगुली तो उसी के साथ ही रही, शृंगपति शौका के साथ, उसी लड़की पैदा हुई। ये लड़की कहाँ से पैदा होती? तो ये कहानी थोड़ा सा मिक्सअप है इसमें, लेकिन वो जो गांगुली थी वो कत्यूरियों की राजकुमारी थी, उससे विवाह हुआ था शृंगपति शौका का। कहने का तात्पर्य शृंगपति शौका इतना प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका संबंध एक राजघराने में हुआ और राजा ने उसको मित्रता की और उसके सोने के कंगन उसको लगे। और शृंगपति नाम से ही मालूम पड़ता है, शृंगपति नाम उसका नहीं रहा होगा, कुछ और नाम रहा होगा, क्योंकि सोने का व्यापार करता था, सोने के भंडार का मालिक था। यहाँ तक आया है इसमें कि शृंगपति शौका का जो महल था वो सोने के चादरों से पटा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है इसमें इस लोकगीत में। तो इतना बड़ा व्यापारी था कि उसके पास हजारों की संख्या में लोग थे। तो वो उस व्यक्ति ने वहाँ के राजा से संबंध स्थापित किया। अब ये शृंगपति कौन था, इसको एग्जैक्ट इसका लोकेशन बताना, इसका करना, इसमें रिसर्च की आवश्यकता है। इतना जरूर है कि चंद राजाओं का इतिहास लिखा हुआ मिल जाता है। चंद राजाओं का जो विघटन का जो समय था उस काल का है, वो आप इतिहास खोल के देखिए, चंद राजाओं का इतिहास को मिल जाएगा, वो काल आपको निर्धारित कर सकते हैं। एटकिंसन ने जो लिखा है शृंगपति शौका के बारे में, उसने ये लिखा है शृंगपति शौका का निवास उन दिनों मदकोट, गौरी गंगा और मदकनिया नदी के संगम में जो मदकोट एक स्थान है, आज भी प्रसिद्ध है, वहाँ जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज है, बहुत अच्छा मार्केट है वहाँ, और वहाँ के लोग काफ़ी प्रगतिशील हैं। हमारे विधायक वर्तमान में वही मदकोट के हैं। वहाँ पर इसका शृंगपति शौका का निवास था। और उस समय, उस युग में शृंगपति शौका मदकनिया घाटी में जो आगे जाके बलाती ग्लेशियर, उत्तरी बलाती ग्लेशियर, जो कि पंचचूली का जो सबसे बड़ा चोटी है, सबसे बड़ी चोटी है, उसके उत्तर में एक बलाती ग्लेशियर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे में देखें तो उसमें लिखा हुआ है बलाती ग्लेशियर, उत्तरी बलाती ग्लेशियर 2 हैं वहाँ, उत्तरी बलाती ग्लेशियर। उसके ऊपर से चल के वो दारमा घाटी में उतरते थे दुक्तु दांतु में, दुक्तु दांतु से निकल के वो फिर मानसाधुरा क्रॉस करके तिब्बत जाता था, लिम्बियाधुरा मानसाधुरा क्रॉस करके तिब्बत जाता था, व्यापार करके आता था। बाद में एक साल ऐसा हुआ कि ये बलाती ग्लेशियर पिघलते पिघलते फट गया
फटने से वो दरार पड़ गया, इतनी गहरी खाई हो गई वहाँ के, वहाँ से निकलना असंभव हो गया। तो उसके बाद जोहार का रास्ता वो शून्यपति शौका ने खोजा, कहते हैं जोहार के लोगों ने खोजा। प्रारंभ में ये भी कहा जाता है कि पहले बुरफू से ऊपर जो मन देवता की जो पूजा होती है उस रास्ते से भी दारमा घाटी जाके तिब्बत का व्यापार करते थे। दारमा घाटी में गए, वहाँ से मानसा धुरा, लिम्पिया धुरा जाके फिर तिब्बत का जाकर व्यापार करते थे। लेकिन बाद में फिर इनको जब पूरा जोहार जाके जो जिसको हम 3 धुरा कहते हैं, जो ऊँटा धुरा, जयंती धुरा, कुंगरी विंगरी, जो 3 धुरा है, इसको क्रॉस करके 11वां मंडी पहुँच गए, वहाँ का व्यापार शुरू हुआ। ये अंत में ये रास्ता खोजा गया। तो उस काल के थे ये शून्यपति शौका। इसका को और भी जिक्र मिलता है, इसका कई जगह इसका जिक्र मिलता है। उसका अगर एनालिसिस निकालें तो ऐसा लगता है कि इसका एक जगह ये जिक्र आया है कि इसका बंसारे में सुरिंग है, सुरिंग गांव में इनका प्रशासक थी, तो इसका मतलब मर्तुलियों से संबंध है। सुरिंग नाम का एक स्थान दानपुर में भी है। वहाँ भी कहते हैं कि ये जो थे शौका लोग, जो वहाँ के, जो इनको हम जेठरा पापड़ा कहते थे, वो उन लोगों का भी उस सुरिंग गांव से उत्पत्ति बताई जाती है। उन लोगों का संबंध शिखर भनार से लगाया जाता है। वहाँ आज सारे मर्तोलिया लोग रहते हैं। तो ये हो न हो शून्यपति शौका के वंशज हैं ये जो मर्तोलिया, जो आज अपने आप को लिखते हैं, तो उनके पूर्वज रहे होंगे। तो ये फर्दर इसमें जो एनालिसिस इतिहास में खोज करने की आवश्यकता है। नए जमाने के लोग इसको खोज करें, और भी कुछ न कुछ चिन्ह मिलेंगे। जाके वहाँ सुरिंग के ऊपर एक जंगल है छोटा सा, उसका नाम कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। देवस्थान, हाँ, देवस्थान कुछ है नाम, तो उसमें बहुत खूबसूरत जंगल है बांस का। वहाँ पर अगर आप, बहुत घना है वो, वहाँ पर देखिए तो वहाँ पर नीचे मुझे ऐसा लगता है उस सुरिंग के ऊपर वहाँ कुछ खंडहर होंगे पुराने, लेकिन जंगल इतना विकसित हो गया है कि उसको किसी हिम्मत नहीं होती कि उसको निकाले। उसके नीचे शून्यपति शौका अड्डा रहा होगा, शून्यपति शौका का वहाँ पर स्थान था, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वहीं से कई जगह देखते हैं शून्यपति शौका के अनेक चीज़ें, उनके गांगुली का जो खागर सुखाया है वो शून्यपति शौका का, करबस है, इत्यादि इत्यादि वहाँ खा जाता है। शिखर भनार में भी जो वो जहाँ पर उसकी पूजा होती है, वहाँ पर कहा जाता है कि शून्यपति शौका के करबस का वहाँ पर चट्टा पाषाण में परिवर्तित हो गया, कहते हैं, वो दिखता है, कहते हैं। आज भी शून्यपति शौका का अड्डा था, आज भी कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मर्तोलियों के पूर्वज थे, उनके मूल पुरुष थे, उनसे निकले होंगे। वैसे मर्तोलिया लोग अपने आप को काशी के पंडित कहते हैं, काशी के पंडित करके। अब काशी के पंडित जरूर आया होगा, लेकिन आवश्यक जरूरी नहीं है कि उसी पंडित से निकले, या हो भी सकता है उन्हीं में से ये भी निकले, क्योंकि काशी से पंडित जो 2 आए, वो एक दानपुर में रह गया, एक जोहार में आ गया, तो जोहार में मर्तोलिया हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो ये अभी रिसर्च का सब्जेक्ट है, नए लोगों को रिसर्च करना है। जो मैं इकट्ठा कर पाया उसके अनुसार ये है, इसमें और भी जितना मैं कर पाऊँगा और निकालूंगा इसको। लेकिन मैं हमारे नए लोगों को कहते हैं सुरिंग में उस जंगल में जाके ढूंढे, उसमें कहीं ना कहीं पत्थर कोई ऐसा मिलेगा, खंडर है तो कहाँ कब का है, क्या है, कुछ चिन्ह मिल सकते हैं वहाँ भी। ये है शून्यपति शौका।